नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथ साइंस के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। इस वीडियो में मैं वेक्टर्स की शुरुआत कर रहा हूँ। यूनिट 5 मैंने इसको 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, 5A, 5B, 5C। 5A में हम लेंगे इंट्रोडक्शन और खास करके पोजीशन वेक्टर के बारे में। उसके अलावा कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है सम और डिफरेंस पर, कुछ ज्योमेट्रिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइंगल्स है, पैरेललोग्राम, वो हम इसमें करेंगे। 5B जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। और 5C जो होगा वो इंजीनियरिंग के अंदर जो इसकी यूजेस हैं वेक्टर के, डॉट के, क्रॉस के, उसके बारे में बात करेंगे। सामान्य क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम आने वाले होते हैं, ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ रहे हैं वेक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन यानी परिचय कि वेक्टर होता क्या है। उसके पहले समझ लें स्केलर यानी कि अदिश। नाम ही है अदिश, जिसकी दिशा का कोई बोध नहीं होता, केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है। तो स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जबकि वेक्टर सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा का बोध भी होता है। परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब देखिएगा हम किसी वेक्टर को कैसे करें रिप्रेजेंट। देखिएगा मैंने एक लाइन खींची है स्ट्रेट, यहाँ लिख दिया ए, लिख दिया बी, बीच में एरो लगा दिया। एरो हमने ए से बी की तरफ लगाया तो उसको बोलते हैं ए बी वेक्टर। हम ए बी लिख के ऊपर छोटा एरो लगा देते हैं। इज ए वेक्टर, ए बी एक सदिश है। ये ए बी जो है एक वेक्टर है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं ऐसे करता तो फिर ये बी से हो गया ना। एरो देखिए, एरो की जो फ्रंट किधर है, एरो की जो नोक किधर है, ए की तरफ है। इसे कहते हैं वेक्टर बी ए। क्या बोलते हैं? वेक्टर, क्योंकि बी से ए की तरफ है। ये हमने बताया वेक्टर ए बी। अब अगर हम वेक्टर ए बी की बात करें तो ए क्या है? व्हाट इज ए? ए इज इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। वेक्टर शुरू यहाँ से होता है। ए इज कॉल्ड एज इनिशियल पॉइंट। बी क्या है? अंतिम बिंदु। वेक्टर बी पे खत्म होता है। इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग पॉइंट। अब ए बी वेक्टर जो हमने बताया ना, ए बी वेक्टर, इसको अगर दो वर्टिकल लाइन के बीच लिख दें, ऐसा देखिएगा, ए बी वेक्टर करके दो वर्टिकल लाइंस, इसे बोलते हैं ए बी का मापांक, यानी वेक्टर ए बी का मापांक। या यूं कहो कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। अच्छा, वेक्टर ए बी की मॉडुलस मतलब क्या? इस लेंथ, इस वेक्टर को जो रिप्रेजेंट लाइन करती है ना, जो लाइन सेगमेंट इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी लेंथ ए से बी तक की लंबाई नाप लो, वो उसका होगा मैग्नीट्यूड या उसका परिमाण। चौथा पॉइंट समझते हैं, जीरो वेक्टर यानी कि शून्य सदिश। नेचुरली है कि जब जीरो वेक्टर है तो उसकी कोई लेंथ तो होगी नहीं। तो शून्य सदिश को हम कैसे करें? तो देखिए, शून्य सदिश के लिए हम लिखते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। व्हेन यहाँ गया था ए और बी पॉइंट अलग अलग थे। अगर ए और बी पॉइंट एक ही हो जाए, यानी बी ए हो जाए या ए बी हो जाए, यानी कॉन्सेप्ट टू ईच अदर, ए और बी बिंदु संपाती हो, एक ही हो, तो वो ए बी जो है वो जीरो वेक्टर बन जाता है। लिखा मैंने यहाँ पे, when a and b are same point, that is a and b coincides, then, या हम कह सकते हिंदी में ए और बी संपाती हैं, तब जो ए बी होगा वो जीरो वेक्टर होगा। उस केस में हम कहेंगे ए व बी संपाती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। कब? जब ए और बी पॉइंट एक ही हों, उस समय कहेंगे इसको जीरो वेक्टर। आगे आता है यूनिट वेक्टर।
जैसे हमने मान लीजिएगा कि मैंने इस वेक्टर ए बी को मैंने ऐसा कह दिया, लेट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ए वेक्टर। देखिए ऐसे मैं वेक्टर ए बी लिखूं या केवल ए लिख के ऊपर एरो लगा दो, मान लीजिए एक ही बात है। मैंने इस वेक्टर ए बी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यूनिट वेक्टर के लिए यही सिंबल रहेगा ए, एक ऊपर कैप लग जाएगा। इस वजह से पढ़ते हैं ए कैप। कैप का मतलब टोपी, तो ये कैप है। ए कैप जब भी आएगा ना तो वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को हिंदी में कहते हैं इकाई सदिश, इंग्लिश में कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्यों? कि इसकी जो लेंथ होती है वो 1 होती है। अब 1 इकाई कुछ भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर। 1 का मतलब यूनिट, बस। उसकी इकाई क्या होगी उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी वेक्टर को लिख के उसके ऊपर कैप लगा। ए मैंने किसको कहा है? स्मॉल ए किसको कहा? वेक्टर ए बी को कहा मैंने, ध्यान देना। हम ए बी को स्मॉल ए कह रहे हैं, ऊपर एरो लगाया ना वेक्टर ए बी यानी कि वेक्टर ए। और अगर ये वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो हम ये सिंबल ये हटा के कैप लगा देंगे। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ए कैप यानी कि इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। अब अगर हम ए कैप जो है ये ए कैप, और इसका मॉडुलस निकालना है, इसका मापांक निकालना है, यानी कि ए कैप मैंने वेक्टर ए मैंने किसको कहा था? ध्यान दीजिएगा आप, मैंने ये कहा था ना ए बी को वेक्टर ए इस प्रकार से। अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं यानी कि ए बी वेक्टर का मॉडुलस निकालूं और 1 आ जाए तो उस केस में हम कहेंगे ये यूनिट वेक्टर है। तो इस केस में तब देखो ये आ गया ना, अगर ये देन वेक्टर ए इज कॉल्ड एज ए कैप, यानी अगर उस वेक्टर का मॉडुलस 1 आ जाए तो उस वेक्टर को हम ए कैप कहते हैं। क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन पता होना जरूरी होती है। छठी, हम देख रहे हैं समान सदिश। क्या देख रहे हैं? समान सदिश यानी कि इक्वल वेक्टर्स। भाई व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वेक्टर्स? देखिए ये वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर सी डी है। खास बात क्या है? जितनी लंबाई ए से बी तक है उतनी ही सी से डी तक है, पहली बात। दूसरा, ये लाइन ए बी जो आप देख रहे हैं ये सी डी के पैरेलल है। तीसरी बात, ये ए से बी है तो ये सी से डी है। ये तीनों शर्तें पूरी हो रही है तब हम कहेंगे वेक्टर ए बी वेक्टर सी डी के बराबर है। तो वेक्टर ए बी वेक्टर सी डी के बराबर है अगर, तो वेक्टर ए बी का मॉडुलस जो होगा वो वेक्टर सी डी के मॉडुलस के बराबर होगा डेफिनेटली। और साथ साथ में जो लाइन ए बी है ना, ये लाइन सी डी के पैरेलल होगी। ए बी रेखा सी डी के समांतर होगी, पैरेलल होगी। और अगर वेक्टर ए बी वेक्टर सी डी के बराबर है जैसे कि हम कहा जा रहा है, तो उस केस में उनके मॉडुलस भी बराबर होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा सही नहीं है। या यानी अगर किन्हीं दो वेक्टर्स के मॉडुलस बराबर हो तो उन वेक्टर्स का बराबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मॉडुलस तो अलग अलग दिशाओं में जो वेक्टर होते हैं उनके भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन दिशाएं अलग होगी ना तो वेक्टर कैसे बराबर हो सकते हैं? वेक्टर बराबर होने के लिए दिशा भी सेम होनी चाहिए, मॉडुलस भी सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे ए टू बी है तो ये सी टू डी है, और लाइन जो होती है पैरेलल होनी चाहिए। ये देखिएगा, पैरेलल एंड इन सेम डायरेक्शन, ये बड़ी बात बताई मैंने को। पैरेलल भी होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन होना चाहिए, और साथ में उनके मॉडुलस बराबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये पी क्यू वेक्टर है, ये आर एस वेक्टर है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और जितनी लेंथ पी से क्यू है उतनी लेंथ आर से एस है। हम कहेंगे वेक्टर पी क्यू वेक्टर आर एस के बराबर है, यानी कि वेक्टर पी क्यू का मॉडुलस वेक्टर आर एस के मॉडुलस के बराबर है। अब आता है ऋण या विपरीत सदिश, नेगेटिव और ऑपोजिट वेक्टर। देखिए किसी भी वेक्टर के ऑपोजिट वेक्टर का मतलब होता है उतना ही वेक्टर
कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, लेकिन दिशा टोटली 180 डिग्री पे। जैसे एक वेक्टर देखिए, मैं दिखा यहाँ पे, ये वेक्टर ए बी है, और ये देखो वेक्टर सी डी है। ए से बी की लेंथ जितनी है उतनी ही सी से डी की है। ओके, लाइन ए बी और ये लाइन दोनों पैरेलल है, पर फर्क क्या है, ये ए से बी की ओर है, वो सी से डी की ओर है। तो हम कहेंगे ए बी और सी डी का मॉडुलस तो बराबर है, मॉडुलस मतलब उनकी लाइन की लंबाई, परंतु ए बी वेक्टर जो है वो माइनस सी डी के बराबर है। माइनस मतलब नेगेटिव। आपको आगे जाके बात और भी समझनी पड़ेगी कि माइनस सी डी वेक्टर को हम डीसी वेक्टर भी कह सकते हैं। माइनस सी डी कहो या डीसी कहो, एक ही बात होती है। तो ए बी इज इक्वल टू माइनस सी डी, क्योंकि ये लंबाइयां बराबर है, दिशा अलग अलग है। जैसे मैं डी से सी लिखूंगा, डी सी तो ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस सी डी को मैं डीसी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डीसी। खास बात क्या है, नेगेटिव वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड इक्वल, मापांक बराबर, पैरेलल, बट डायरेक्शन ऑपोजिट एट 180 डिग्री। ये एंगल जो दिख रहा है आपको, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर मान लीजिए ये ओ है, ये ए है, और जितनी लेंथ ओ से ए उतनी ओ से बी है। ये एंगल देखिएगा 180 डिग्री है, दिस एंगल इज 180 डिग्री। These two vectors are opposite to each other. ओ ए का नेगेटिव ओ बी है। अब अगला, समांतर या संरेखीय सदिश। समांतर अथवा संरेखीय सदिश। देखिए, जिन वेक्टर्स की लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो, वो वेक्टर्स है जिनकी लाइन ऑफ एक्शंस पैरेलल है। दूसरा, समान हो तो असमान हो। देखिए, यहाँ वेक्टर इक्वल की बात नहीं हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि वेक्टर्स इक्वल है, यानी कि समान सदिश की बात नहीं हो रही है, समांतर की बात हो रही है। ये आप देखिए यहाँ पे, ये लाइन ए बी छोटी है, लाइन सी डी बड़ी है। अच्छा, यहाँ दिशा से भी कोई मतलब नहीं है। जैसे ए बी और सी डी वेक्टर समांतर हैं, वैसे ही पी क्यू और आर एस वेक्टर भी पैरेलल है, क्योंकि ये लाइन इस लाइन की पैरेलल है। तो समांतर सदिश जो होते हैं, जिसको हम सररेखीय यानी कि कोलिनियर वेक्टर्स भी कहते हैं, उनकी शर्त क्या है कि वो पैरेलल होंगे। दिस इज पैरेलल दिस, ये डेफिनेटली पक्की बात है कि पैरेलल होंगे, यानी कि समांतर होंगे। उनकी लंबाइयां कम ज्यादा हो सकती हैं, दिशा भी एक ही या विपरीत हो सकती है, लेकिन होंगे वो पैरेलल। उसे कहते हैं समांतर या सररेखीय सदिश। आगे देखिएगा, समतलीय सदिश, कोप्लेनर वेक्टर्स। देखिए, वो वेक्टर्स जो या तो एक ही प्लेन में हो या एक दूसरे के पैरेलल प्लेन में हो। अब देखिएगा, इससे आपको एक छोटा सा मैगजीन बना के बताऊं। ये देखिए, अब देख रहे हैं ना, ये कागज एक प्लेन है, एक वेक्टर यूं है, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तीनों कोई पैरेलल नहीं है, लेकिन है तो एक कागज में ना। ये हो गया कोप्लेनर। अच्छा, मैं इसके पैरेलल एक कागज और ले लूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये जो कागज है ना, आप दिख रहा, ये इसके, ये कागज पैरेलल है। ये जो कागज आप देख रहे हैं, अभी जो दिख रहा है आपको, ये इस कागज के पैरेलल है। तो
अगर जैसे मैंने मान लीजिए एक लाइन यू बना दी यहाँ पे ऐसी, और एक लाइन मैंने ऐसे बना दी। इस प्लेन में 2 वेक्टर्स हैं, इस प्लेन में 3 वेक्टर्स हैं, लेकिन ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। आप देखिएगा, दिख रहा है आपको? ये दोनों प्लेन मैंने एक के ऊपर नहीं, एक नहीं रखा है, मैंने कुछ गैप रखा है यहाँ पे। ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला प्लेन, ये कैमरे के नजदीक है, वो यहाँ पे रखा हुआ है टेबल के ऊपर। ये जो 2 प्लेन है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जितने भी मैंने वेक्टर दिखाए आपको, 3 वेक्टर वो और 2 वेक्टर ये पांचों वेक्टर कोप्लेनर हैं, समतलीय हैं। अच्छे समझ लीजिएगा, समतलीय सदिश उन्हें कहते हैं जो या तो एक ही प्लेन में हो या पैरेलल प्लेन में हो, यानी किसी प्लेन के समांतर दूसरा प्लेन हो, यानी कि किसी समतल के समांतर दूसरा समतल हो। उस समतल में जो वेक्टर होता है वो भी पहले वाले समतल में जो वेक्टर होते हैं उनके क्या बोलते हैं इनको, उसी समतल में माना जाता है। समतलीय सदिश का मतलब या तो एक ही तल में या समांतर समतलों में होते हैं, उनको हम समतलीय सदिश कहते हैं। जो एक ही समतल या समांतर समतलों में स्थित है, which are contained by same plane or by parallel planes। आगे देखिएगा, सह प्रारंभिक सदिश, सह प्रारंभिक सदिश, को इनिशियल वेक्टर्स। नेचुरली ये नाम से पता पड़ता है, को इनिशियल यानी ऐसे वेक्टर्स जिनका आरंभिक बिंदु एक ही हो। अब देखिएगा, ये वेक्टर ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, दिशाएं अलग अलग है, लेकिन सभी वेक्टर शुरू कहां से हो रहे हैं? ओ से। सभी का इनिशियल पॉइंट ओ है। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी आर को इनिशियल वेक्टर्स, सेम इनिशियल पॉइंट होता है सबका, हमने इसको ओ नाम दे रखा है। अब आता है संगामी सदिश, कॉन्करेंट वेक्टर्स। देखिए, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से पास होते हैं या जिनकी क्रिया रेखाएं, जिनकी लाइन ऑफ एक्शंस एक पॉइंट से गुजरती हैं। यहाँ देखिएगा, मैंने वेक्टर बनाया है, एक तो मैंने ए बी वेक्टर कहा है, एक मैंने सी डी वेक्टर और एक ई एफ वेक्टर। ये सभी वेक्टर्स इस पॉइंट ओ से पास हो रहे हैं, यानी ये 3 वेक्टर्स एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, हम कहेंगे संगामी हैं, कॉन्करेंट हैं। ये जो 3 वेक्टर आप दिख रहे हैं, ए बी सी डी, ये ए बी, वो सी डी, ये ई एफ, ये यूं तो लग रहा है कि अलग अलग है, लेकिन अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, ये वेक्टर भी है ना, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाऊं, उसकी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाऊं और इसकी लाइन ऑफ एक्शन को भी पीछे बढ़ाऊं, ये तीनों लाइंस ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मिलती हैं। चाहे वेक्टर दिखने में लग रहा है कि एक पॉइंट से नहीं गुजर रहे हैं, अलग अलग, मान लो भूल जाए इसको, ऐसा लग रहा है एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, लेकिन जब उनको आगे पीछे बढ़ाते हैं ना, एक पॉइंट से पास हो जाते हैं, एक ही पॉइंट ओ से। तो ये 3 जो वेक्टर दिख रहे हैं, ये भी संगामी है, यानी कि कॉन्करेंट है, और ये तो खैर संगामी है ही, स्पष्ट आपको नजर आ रहा है कि ओ से गुजर रहे हैं, और वो दिख तो नहीं रहा, लेकिन गुजर वो एक ही पॉइंट से रहे पीछे बढ़ाने पर। तो क्या लिखा मैंने, जो एक ही बिंदु से गुजरते हैं, विच पासेस थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट वेक्टर्स। अब आता है स्वतंत्र एवं स्थानीयकृत सदिश, फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स। देखिए, फ्री वेक्टर का मतलब ये होता है जिसका इनिशियल पॉइंट कहीं भी लिया जा सकता है, जिसका आरंभिक बिंदु स्वतंत्र है। जैसे मैंने कहा, ये वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर है, इसका आरंभिक पॉइंट ये है, मैं इस वेक्टर के पैरेलल कहीं भी जा सकता हूँ, ये देखो इसी पैरेलल, ये अब इसका वेक्टर वही है लेकिन इनिशियल पॉइंट बदल गया, मैं इसी के पैरेलल और चला गया, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं पहली वाली लाइन के पैरेलल खींच सकता हूँ, तो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट बदलता जा रहा है, इसे हम कहते हैं स्वतंत्र है, फ्री वेक्टर है। लेकिन अगर किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, तो वेक्टर कभी भी हम कहेंगे उसको स्वतंत्र नहीं होगा, उसे कहेंगे लोकलाइज्ड है। तो देखिए, स्वतंत्र जो होता है फ्री,
उसमें इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, स्वच्छ होता है, आर्बिट्ररी, जो चाहे हो सकता है। लेकिन जो स्थानीयकृत सदिश है उसमें इनिशियल पॉइंट जो होता है फिक्स्ड होता है, स्थिर होता है। ये हमने अभी तक जो सीखा है ये था, देखिए शुरुआत में सीखा था स्केलर क्या होते हैं, फिर वेक्टर क्या होता है, फिर वेक्टर के संबंध में मैंने आपको बहुत सारी बातें अभी बताई। कितनी? 12 पॉइंट मैंने वेक्टर के बारे में आपको बताया। बिंदु मेन कितने थे? एक स्केलर, दूसरा वेक्टर। अब हम ले रहे हैं तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु हम जो ले रहे हैं वो समझिएगा। थर्ड पॉइंट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का योग। देखिए बहुत सिंपल सी बात अगर बताऊं तो हम दो सदिश को जोड़ सकते हैं इजीली। कैसे? एक सदिश का जो लास्ट पॉइंट हो, मतलब टर्मिनल पॉइंट बी, और दूसरे सदिश का इनिशियल पॉइंट एक ही हो। देखो ये ए बी खत्म बी भी हो रहा है, बी सी शुरू बी भी हो रहा है, ये देखो सेम हो गया। हम बी बी को गायब कर देंगे, ए सी वेक्टर हो जाएगा। बस ये एडिशन इनका ऐड हो गया, वेक्टर ए बी में वेक्टर बी से जुड़ गया। अब देखिए यहाँ मैंने 5 वेक्टर जोड़े हैं, 1 2 3 4 5, ए बी बी सी डी डी ई ई एफ। तो ये बी है तो यहाँ बी आ गया, सी है तो यहाँ सी आ गया, डी है तो यहाँ डी आ गया, ई है तो यहाँ ई आ गया। सब मैच कर गया ना, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए एफ। यानी जो पहला वेक्टर था ना उसका इनिशियल पॉइंट, और जो आखिरी वेक्टर था उसका एंड पॉइंट। आपको याद होगा मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था वेक्टर के बारे में, आरंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, जिसे कहते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट। आप देख रहे होगा अगर हम इन वेक्टर्स को जोड़ेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, तो पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और आखिरी वेक्टर का टर्मिनेटिंग पॉइंट लेंगे, वो वेक्टर नया बन जाएगा ए एफ। अब आप देखिए मैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी को ट्राइंगल के रूप में कैसे शो करता हूँ। देखिए मैंने ए बी एक लाइन खींच दी, जहां ये लाइन खत्म होती है वहां से दूसरी लाइन शुरू कर दी बी सी, और फिर ए को इसी से मिला दिया। मैंने आपको क्या कहा था? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब आप ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। ये ट्राइंगल एबीसी एक नहीं है, इट इज ट्राइंगल एबीसी। अब ट्राइंगल एबीसी में दो साइड्स कौन सी ली? ए बी और बी सी, एक ही ऑर्डर में, ए से बी और बी से सी। अगर मैं इसी क्रम में चलता, ए बी बी सी तो सी ए बोलता, ए बी बी सी सी ए, पर ए बी और बी सी के सम मैंने क्या बताया? ए सी, यानी कि उल्टा क्रम हो गया। अगर एक ही क्रम होता तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता, और यहाँ तो ए बी प्लस बी सी करना हमको, तो ए सी होगा। तो हमने क्या सीखा? ये ट्राइंगल बनता है वेक्टर्स का कि अगर किसी ट्राइंगल की दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, दो लगातार भुजाएं, दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो उस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी ना उसका रिवर्स ऑर्डर, उस त्रिभुज की तीसरी भुजा का विपरीत क्रम उन दोनों सदिशों के जोड़ को रिप्रेजेंट करेगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। देखिएगा ये कहलाता है ट्राइंगल लॉ। When two vectors are represented by two consecutive sides of a triangle in magnitude and direction, then the third side taken in reverse order will represent the addition of the two vectors. हिंदी में बोल रहा हूं, जब किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं परिमाण एवं दिशा में दो सदिशों को निरूपित करें, तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के विपरीत क्रम द्वारा उन सदिशों के योग को प्रदर्शित करने वाला सदिश परिमाण एवं दिशा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब यहां देखिएगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यहां आप देख रहे होंगे पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और आखिरी वेक्टर का मतलब टर्मिनेटिंग पॉइंट एक ही है, ए बी बी सी सी ए। देखो ये बी पे खत्म हुआ, बी पे शुरू हुआ, सी पे खत्म हुआ, सी पे शुरू हुआ।
और ये खत्म कहाँ हुआ, ए पे, जहां से वो शुरुआत हुई थी। तो हम क्या करते हैं, याद कीजिए आप, अभी मैंने क्या किया था, ए बी, जब ए बी प्लस बी सी था ना, उसको मैंने बी बी हटा दिया था, ए सी हो गया था। यहाँ देखिएगा, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ, ये सब हटा दे बीच वाले, तो सब मैच कर दे, बी से बी मैच कर गया, सी से, आखिर में क्या आ गया था, ए एफ आ गया था, स्टार्टिंग और वो एंड पॉइंट ए एफ। यहाँ देखिएगा बी बी सी सी, तो ये ए आ जाएगा, और ए का मतलब आप ए से ए, जीरो। और भाई कोई पॉइंट ए है और आप उसी पॉइंट पे रहना है, ए टू ए, यानी कि कोई डिस्टेंस हुई नहीं ना, उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वेक्टर किसी पॉइंट से शुरू होता है और हम जोड़ करते चले जाते हैं वेक्टर्स की, कंडीशन फुलफिल होने पर, और आखिरी जो वेक्टर है उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु वही है जो प्रारंभिक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, तो उन सब के सम जीरो होगी। ये देखिएगा, ए बी, बी ए, बी बी मैच कर गया, ए और ए जीरो हो गया। यहाँ देखिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, बी से बी मैच कर गया, सी से सी मैच कर गया, डी डी मैच कर गया, ए से ए मैच कर गया। अब शुरू ए से हुआ था, खत्म ए पे हुआ, तो ए हो गया। और अगर कभी ऐसी बात आती ए, इसका मतलब ए टू ए जीरो, यहाँ भी ए टू ए, यहाँ भी ए टू ए, ये होता है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। यहाँ भी आप देखिएगा, मैंने इन 5 वेक्टर को जोड़ के आंसर क्या आया, ए एफ। देखिएगा, ए बी, बी सी डी, डी ई एफ, है ना, ए बी बी सी डी डी ई एफ। हमने समझाया था आपको ये किस प्रकार से एफ हुआ, और यह देखिए ये ए एफ हो गया। आप देख रहे होंगे ना, ये जो 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, इस ये हेक्सागन है, ये इसकी 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, 6 में से जो 5 साइड है इस हेक्सागन की, वो एक ही ऑर्डर में, ए टू बी, बी टू सी टू डी, डी टू ई टू एफ, और इन सब के जो सम है वो ए एफ है। वही बात है, अगर देखो वहां हमने वेक्टर लिए थे 2, यहाँ ले रहे 5, 5 क्यों, आप 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, इनफाइनाइट ले सकते हो। यानी जितने वेक्टर भी आप लेंगे उनकी सम आप करना चाहेंगे, तो यहाँ आपने 5 लिए थे, तो सम आया था छठा वेक्टर, और वो था रिवर्स ऑर्डर में। देखिए, ए टू बी, बी टू सी टू डी, डी टू ई टू एफ। अब वो एफ टू ए नहीं होगा, ए टू एफ होगा, यही बात ध्यान रखनी है। ये एक बन गया पॉलीगन, 6 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 5, 6 में से जो 5 साइड हैं वो एक ही ऑर्डर में, वो 5 वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो जो छठी साइड होगी रिवर्स ऑर्डर में, वो इन 5 की सम को रिप्रेजेंट करेगी। ये कहलाता है पॉलीगन लॉ, ये वेक्टर पॉलीगन। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट ये बातें जो थी मैंने बताई है, ये थोड़ा सा आपको वेक्टर का नॉलेज होना ही चाहिए, इसीलिए मैंने बताई है, वरना कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम अब शुरू हो रहा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब करा रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। क्योंकि ये जो हम समझ रहे हैं पोजीशन वेक्टर को, अब ये वेक्टर के एडिशन को समझ बिना संभव नहीं था, इसलिए मैंने वेक्टर का एडिशन समझाया आपको। ध्यान देखिए आप ध्यान से, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है स्थिति सदिश। देखिए, मैंने कोई पॉइंट ए ले लिया, अच्छा वो एक रेफरेंस पॉइंट है, ओ को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, हिंदी में देखो तो संदर्भ बिंदु, संदर्भ बिंदु। ये होता है आर्बिट्ररी,
मतलब ऐसा नहीं कि ये एक निश्चित बिंदु नहीं होता, मतलब ये एक निश्चित बिंदु ही हो, ऐसा नहीं है। इट इज आर्बिट्ररी, कुछ कोई भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए आपने कुछ समय के लिए एक पॉइंट फिक्स कर दिया, हम ये कहना चाहते हैं कि सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसी पॉइंट के आधार पर तय किए। जैसे हम कहते हैं कि पॉइंट ए है, पॉइंट ए, और ये एक संदर्भ बिंदु है, रेफरेंस पॉइंट है। मैं आपसे कहूं कि भाई पॉइंट ए, बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, जो भी आपने रेफरेंस पॉइंट माना है, संदर्भ बिंदु माना, उस संदर्भ बिंदु को ए से मिलाने वाली लाइन खींच दो और एरो लगा दो ए की तरफ। ये जो वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ओ ए, इसे कहेंगे ओ के सापेक्ष बिंदु ए का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर यानी कि पीवी ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ। सिंपल। ऐसे ही मान लीजिए मैंने कोई बी पॉइंट ले लिया, आर्बिट्ररी कहीं पर भी, मुझे चाहिए इसका स्थिति सदिश, इसका पोजीशन वेक्टर। मैं क्या करूंगा, वही होगा संदर्भ बिंदु ओ से बी को मिला दूंगा। तो वेक्टर ओ बी, ओ के सापेक्ष बिंदु बी का स्थिति सदिश, यानी कि पोजीशन वेक्टर, यानी कि पीवी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ। क्लियर? ओ ए क्लियर, ओ बी क्लियर। अब हमने क्या किया, ओ ए का जो पॉइंट है टर्मिनेटिंग ए और ओ बी का बी, उनको आपस में मिला दिया और मैंने एक वेक्टर नाम दिया ए बी। अब आप ध्यान से देखिएगा, अभी आपको मैंने ट्राइंगल ला समझाया था कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स जो एक ही ऑर्डर में हो, ठीक है, इन द सेम ऑर्डर, अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो थर्ड साइड का जो रिवर्स ऑर्डर होगा वो उनका सम होगा। आप जरा देखिए ध्यान से, ओ टू ए टू बी, सेम ऑर्डर है कि नहीं है? अभी एरो देखिए ना, एरो नुक्का, जो इसका तीर का नुक्का होता है ना, पॉइंट यहाँ बन रहा है किधर, ओ से ए की तरफ, यहाँ पॉइंट ये बन रहा है ए से बी की तरफ। लेकिन यहाँ आप देखिएगा जो ओ से बी के पॉइंट बन रहा है, कि बी से ओ नहीं बन रहा है, ओ टू बी बन रहा है। तो आप देख रहे होंगे ए बी, तो ये बी ओ नहीं है, ओ बी है। ये दोनों का क्रम एक ही है। आप मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज चले, देखो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, वो देखिए क्लॉकवाइज हो गया, रिवर्स ऑर्डर हो गया इसका। तो हम साफ साफ कह सकते हैं बाय ट्राइंगल ला, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। अब बताओ ए बी क्या होगा, व्हाट इज ए बी? ए बी जो है ये ओ बी माइनस ओ ए हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। आप ये भी कह सकते हैं हमने दोनों ओर से ओ ए को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से ओ ए वेक्टर कैंसिल हो जाएगा और वहाँ ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। तो जो ए बी वेक्टर है, एकदम दिमाग बटा, ये मेन फॉर्मूला है जो हम कर रहे हैं, इस पे 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर ए बी को हम ओ बी माइनस ओ ए कह सकते हैं। ये देखिए वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। नो, व्हाट वाज ओ बी? ओ बी क्या था? ओ बी था पीवी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। एंड व्हाट वाज ओ ए? ओ ए था, ये रहा ओ ए, ये था पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। यानी वेक्टर ए बी निकालना ना, तो पहले आ रहा ए इनिशियल पॉइंट, फिर आ रहा बी, ये आ रहा टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो टर्मिनेटिंग पॉइंट जो होता है, आखिरी बिंदु, उसका पोजीशन वेक्टर पहले लेंगे और उसमें से जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, उसके पोजीशन वेक्टर को सेपरेट कर देंगे। ये रूल ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कभी कहता हूं कि वेक्टर पी क्यू, इसमें बाद में क्या आ रहा है, क्यू, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। क्यू के स्थिति सदिश में से पी का स्थिति सदिश घटाएंगे तो वेक्टर पी क्यू आ जाएगा। अब जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 3 नंबर की
आने की संभावना एग्जाम में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे बेस्ड होगा। देखिए आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। 4 पॉइंट दे रहा है, 4 पॉइंट्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। और इन चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं। यू हैव गिवन पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दिस 4 पॉइंट्स। पी वी यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू दिस वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज दिस वेक्टर बी, दे रखा आपको। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज 3a plus 2b एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज 2a minus c। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। यानी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, जो पोजीशन वेक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी वेक्टर्स, ये स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, 3 स्मॉल ए वेक्टर प्लस 2 स्मॉल बी वेक्टर, 2 स्मॉल ए वेक्टर माइनस 3 स्मॉल बी वेक्टर, ये आपको दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया है? वेक्टर्स एसी पता करो, डीबी पता करो, बीसी पता करो, डी पता करो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जैसे ये आपको 4 पॉइंट की दे रखे ना पोजीशन वेक्टर्स, इसमें ए और बी वेक्टर्स आ रहे हैं, तो ये जो सारे वेक्टर शो करने हैं आपको, ए सी डी बी, बी सी और डी, इनको भी वेक्टर ए और वेक्टर बी के टर्म्स के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है। ऐसे देखिएगा, हमें पहले क्या पता करना है? ए सी वेक्टर। ए सी में बाद में क्या आ रहा है? सी, पहले ए। तो कैसे बताया इसको? जैसे ए बी वेक्टर क्या था? वेक्टर बी क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यहाँ ए सी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटाएंगे। सी का पोजीशन वेक्टर ये रहा आपके सामने, 3a plus 2b माइनस ए का ये रहा ए। बहुत सिंपल है, ये 3a है माइनस ए है तो 2a हो गया प्लस 2b, आंसर आ गया। लो अब डीबी वेक्टर निकालना है। बाद में क्या आ रहा? बी, ये क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। बी का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी और डी का पोजीशन वेक्टर है 2a माइनस सी बी, ब्रैकेट लिखा मैंने ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 2a और माइनस माइनस प्लस 3b, माइनस इंटू माइनस प्लस 3b, और पहले से एक भी है तो 4b हुआ कि नहीं हुआ, और माइनस 2a यहाँ तक आ गया। फिर बीसी वेक्टर बीसी, इसमें बाद में सी आ रहा ना, पहले ए बी आ रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी जो बाद में आता है, जो बीसी वेक्टर में मतलब टर्मिनेटिंग पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा और जो इनिशियल पॉइंट उसका बाद में आएगा। तो वेक्टर बीसी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी का पोजीशन वेक्टर कितना है? 3a plus 2b माइनस माइनस बी का क्या है? स्मॉल बी वेक्टर। अब 3a plus 2b में से b घटाएंगे तो 3a का 3a रह गया और 2b माइनस b तो एक भी होता है, लेकिन ऊपर एरो जरूर लगाना आपको। ये आखिर में डी हमको डी निकालना है। डी का मतलब बाद में क्या आ रहा है? विच पॉइंट इज मतलब टर्मिनेटिंग ए, तो डी वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट डी। अब ए का पोजीशन वेक्टर क्या है देखिएगा, स्मॉल ए, और डी का क्या है? 2a माइनस 3b, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट खोलेंगे तो a माइनस 2a और माइनस माइनस प्लस 3b, तो पहले मैंने 3b लिख दिया, और प्लस a है माइनस 2a है, और a माइनस 2a माइनस a होता है, माइनस a। ये चारों आंसर आ गए। क्लियर? अब आपके लिए होम असाइनमेंट है। अब आपके लिए गृह कार्य, छोटा सा क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लो, ऐसे खूब सवाल बनते हैं। 4 बिंदुओं ए बी सी और डी के स्थिति सदिश क्रमशः ए बी 2a plus 3b और a minus 2b हैं। सदिश ए बी ए सी डी बी बी सी और सी ए को सदिश ए और बी के पदों में ज्ञात करो, या सदिश ए और बी के रूप में व्यक्त करो। रिप्रेजेंट वेक्टर्स ए सी डी बी बी सी, ए सी डी बी बी सी एंड सी ए in terms of vector small a and vector small b, इन दो वेक्टर के टर्म्स में। if position vectors of
capital A, capital B, capital C, and capital D are vector A, vector B, 2 vector A plus 3 vector B, and A vector A minus 2 vector B. अब आपको मैंने आंसर दे दिए हैं। अब मैंने ये पूरा सवाल किया था ना आपके लिए, बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको वेक्टर ए सी निकालना है तो सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटाना पड़ेगा, ये सब दे रखे आपको। यहाँ डी भी निकालना है, बी के पोजीशन वेक्टर में से डी का पोजीशन वेक्टर घटाना पड़ेगा। या बी सी निकालना है तो सी के पोजीशन वेक्टर में से बी का घटाना पड़ेगा। यहाँ सी वेक्टर निकालना है तो ए के पोजीशन वेक्टर में से सी का पोजीशन वेक्टर घटाना पड़ेगा। और आंसर आपके सामने, ये आंसर आएगा ए प्लस सी बी। ये आएगा 3b माइनस ए, ये आएगा 2a प्लस 2b, ये आएगा माइनस ए माइनस 3b, या माइनस कॉमन ले लूं तो a प्लस 3b, ये वेक्टर्स, ये हमारे आंसर हो गए। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा, वेक्टर के वीडियो को, और आपके सब कुछ समझ में भी आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।